कभी सोचा है कि जब वोटर अपनी आवाज बुलंद करते हैं पर पॉलिटिकल सिस्टम उसे अनसुना कर देता है तो क्या होता है? आज हम महाराष्ट्र के कोथरूड विधानसभा क्षेत्र के जनादेश की चीर-फाड़ करेंगे, लेकिन जरा अलग अंदाज में। यहाँ किसी पार्टी की जय जयकार या हार का विश्लेषण नहीं होगा। ये प्योरली 100% डेटा पर आधारित एक पड़ताल है, ताकि हम सब मिलकर समझ सकें कि एक अच्छे शासन का रास्ता आखिर आंकड़ों से होकर कैसे गुजरता है। तो चलिए सबसे पहले जमीन पर उतरते हैं। ये है महाराष्ट्र, देश का आर्थिक पावर हाउस, और इसके बिल्कुल दिल में बसा है पुणे शहर। हमारा फोकस पुणे के अंदर भी एक खास इलाके पर है, कोथरूड। कोथरूड जो एक तरफ अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ आधुनिकता की दौड़ में भी सबसे आगे है। देखिए, हम यहाँ सिर्फ हेडलाइंस पर बात नहीं करेंगे कि कौन जीता कौन हारा, वो तो सब जानते हैं। हम आंकड़ों के अंदर छिपी उस कहानी को खोदकर निकालेंगे जो कोथरूड के वोटरों ने अपने वोट से कही है। आखिर वो चाहते क्या हैं, उनकी असली उम्मीदें क्या हैं? तो आगे का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले कोथरूड की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर नतीजों को आंकड़ों की नजर से देखेंगे कि पिछले चुनावों की परछाई आज पर कैसे पड़ रही है, और फिर बात करेंगे कि जमीन से एक नई शुरुआत कैसे हो सकती है, एक नए शासन का ब्लूप्रिंट क्या हो, और आखिर में जनता का विश्वास वापस जीतने का रास्ता क्या है। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। किसी भी चुनाव को समझने का पहला नियम है उस मिट्टी की नब्ज को पकड़ना जहां वो चुनाव लड़ा गया। तो आइए कोथरूड के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी हकीकत को समझते हैं। तो क्या है ये कोथरूड? सोचिए एक ऐसा इलाका जहां करीब करीब 4.25 लाख वोटर हैं। एक तरफ ये मराठी मिडिल क्लास का गढ़ है, ब्राह्मण, मराठा, ओबीसी समुदाय जो अपनी जड़ों से गहरे जुड़े हुए हैं, और दूसरी ही तरफ ये हजारों युवा आईटी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स का हब है। मतलब परंपरा और भविष्य की उम्मीदें दोनों यहाँ एक साथ सांस लेती हैं, और यही मेलजोल यहाँ की पॉलिटिक्स को बहुत दिलचस्प बना देता है। अच्छा, तो इन वोटरों की असली चिंताएं क्या है? यकीन मानिए, बड़ी बड़ी नेशनल पॉलिटिक्स नहीं, उनकी परेशानी है रोज की जिंदगी की जद्दोजहद। घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना, सुबह उठकर ये सोचना कि आज नल में पानी आएगा या नहीं, वेताल टेकड़ी जैसे अपने हरे भरे फेफड़ों को बचाने की लड़ाई, हाल ही में दाणुकर कॉलोनी में फैला जीका का डर, और ऊपर से बढ़ती महंगाई जो मिडिल क्लास की कमर तोड़ रही है। असली मुद्दे तो ये हैं। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब बात करते हैं उन नंबरों की जो झूठ नहीं बोलते। चलिए अब नतीजों के सार को समझते हैं। ये नंबर देखिए, 1,12,041। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2024 के चुनाव में जीत का अंतर है। जी हाँ, विनिंग मार्जिन। समझने की कोशिश कीजिए, ये मार्जिन इतना बड़ा है कि कई उम्मीदवारों को कुल मिलाकर इतने वोट नहीं मिलते। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल सुनामी थी। अब जरा 2019 और 2024 को आमने सामने रखकर देखते हैं। 2019 में जीत का अंतर था करीब 25,000, 2024 में 1,12,000 से भी ज्यादा। सोचिए, सिर्फ 5 साल में ऐसा क्या बदल गया? वोटरों के मन में इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आया कि विपक्ष का सूपड़ा ही साफ हो गया? ये चार्ट देखिए, तस्वीर और भी साफ हो जाती है। बीजेपी का वोट शेयर 68% से भी ज्यादा, और दूसरी तरफ विपक्ष, शिवसेना यूबीटी को मिले करीब 20% वोट और एमएनएस को 8% से भी कम। मतलब विपक्ष का वोट पूरी तरह से बटा हुआ था। इस एक तरफा जीत पर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बचती। ठीक है, तो नंबर हमें बता रहे हैं कि क्या हुआ, पर असली सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए अब इस जनादेश की जड़ों तक जाते हैं और उन पुरानी वजहों को टटोलते हैं जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। देखिए, ये कहानी एक रात में नहीं लिखी गई, ये एक लंबा सिलसिला है। 1995 में यहाँ शिवसेना का दबदबा था, फिर 2014 की मोदी लहर के बाद बीजेपी ने अपनी पकड़ बनानी शुरू की और कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 3.5% पर आ गया। 2019 में एमएनएस ने मराठी वोट बैंक में अच्छी सेंध लगाई, लेकिन 2024 आते आते वो भी बिखर गया। नतीजा, विपक्ष की तरफ एक खालीपन, एक कोलिशन वैक्यूम बन गया। और यहीं पर हमें सबसे बड़ी बात समझनी है, ये चुनाव सिर्फ चेहरों का खेल नहीं था, ये सिस्टम का खेल था। नतीजा, एक तरफ बीजेपी के मजबूत संगठन और दूसरी तरफ विपक्ष के लगातार खालीपन की वजह से आया। यहाँ किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की जीत हुई है। और जानते हैं,
लोकतंत्र में डेटा का सबसे खूबसूरत इस्तेमाल क्या है? ये हमें लोगों की आवाज को, उनकी इच्छा को बिना किसी शोर के पूरी स्पष्टता और गरिमा के साथ सुनने में मदद करता है, क्योंकि लोकतंत्र में बोलने के अधिकार के साथ सुनने की जिम्मेदारी भी आती है। डेटा बस उसी जिम्मेदारी को निभाने का एक जरिया है। तो जहां एक तरफ ये खालीपन है, वहीं दूसरी तरफ एक मौका भी है। चलिए अब जमीन से पुनर्निर्माण की बात करते हैं। समझते हैं कि अलग अलग वोटर ग्रुप की असली शिकायतें क्या हैं और उन्हें कैसे सुना जा सकता है। ये टेबल एक तरह से शिकायतों का हीट मैप है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि कहां-कहां लोगों की तकलीफें सबसे ज्यादा हैं। शहरी मिडिल क्लास ट्रैफिक, पानी, महंगाई और पर्यावरण को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। युवा और स्टूडेंट्स लोकल नौकरियां, अच्छी पढ़ाई और हेल्थ सर्विस चाहते हैं। मराठा और ब्राह्मण समुदाय की अपनी अपनी चिंताएं हैं। मतलब साफ है, लोगों की उम्मीदों और पॉलिटिकल डिलीवरी के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। और ये गैप सिर्फ मुद्दों का नहीं है, संगठन का भी है। एक तरफ एमबीए गठबंधन, जहां तालमेल की कमी है, रिसोर्स कम है और कोई एक बड़ा चेहरा नहीं है। और दूसरी तरफ बीजेपी, जिसकी जमीनी मशीनरी बहुत मजबूत है, संसाधन भरपूर हैं और राज्य से लेकर केंद्र तक एक मजबूत लीडरशिप है। ये एक सिस्टमैटिक चैलेंज है। तो अब तक हमने समस्या की चीरफाड़ की, अब बात करते हैं समाधान की। एक भरोसेमंद विकल्प कैसे खड़ा किया जा सकता है? एक नया शासन का ब्लूप्रिंट कैसा दिख सकता है? आइए देखते हैं। सोचिए एक ऐसे उम्मीदवार के बारे में जिसकी उम्र 35 से 45 साल के बीच हो। एक मलाठी नेता जो यहीं कोथरूड में पला बड़ा हो, जिसका पब्लिक सर्विस का रिकॉर्ड बेदाग हो, जो टेक्नोलॉजी को भी समझे और पुणे की पुरानी तहजीब को भी। एक ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो आसानी से उपलब्ध हो, लोगों से जुड़ सके और मराठी अंग्रेजी दोनों में अपनी बात रख सके। एक ऐसा चेहरा जो समाज के अलग अलग तबकों के बीच एक पुल का काम करे। और सिर्फ चेहरा काफी नहीं होता, एक मजबूत प्लान भी चाहिए। ये है एक 90 दिन की वापसी की स्ट्रैटेजी। पहले 30 दिन नींव डालना, लोगों तक पहुंचना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और लोगों की समस्याएं सुनना। अगले 15 दिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना, मीटिंग्स करना और मराठी फर्स्ट मैसेज को आगे बढ़ाना। और आखिरी 15 दिन घर घर जाकर कैंपेनिंग और वोटिंग वाले दिन हर वोटर को बूथ तक पहुंचाना। और इस पूरी मुहिम को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक नारा, नगर सेवा निवारा आपला असावा, मतलब शहर की सेवा ही हमारा संकल्प है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वादा है। ये सीधा लोगों के दिलों तक पहुंचता है और उस सेवा भाव को जगाता है जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। अब कैंपेन की रणनीतियों से एक कदम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। असली मकसद है जनता का भरोसा जीतना और राजनीति से परे एक उद्देश्य के लिए काम करना। और भरोसा बनाने की पहली शर्त है सम्मान। आज के दौर में जब हम लोगों से जुड़ते हैं तो उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना सबसे जरूरी है। उनकी जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति से ही हो, पूरी पारदर्शिता के साथ। ये सिर्फ कोई कानूनी बात नहीं है, ये एक स्थायी रिश्ता बनाने की नींव है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। डेटा ने हमें साफ साफ दिखा दिया है कि वोटरों की उम्मीदों और पॉलिटिकल डिलीवरी के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। तो सवाल ये है कि वो नया नेता कौन होगा जो इस खाई को भर सके, जो लोगों की शिकायतों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि उन्हें असरदार शासन में बदल दे। ये सवाल सिर्फ कोथरूड का नहीं है, ये सवाल आज पूरे देश का है।